रिया रोहन को लेकर अमेरिका जा रही थी, लेकिन इसकी वजह उसने रोहन को नहीं बताई थी। ये सबके लिए सरप्राइज था। उधर मायरा और मयंक भी ये जानने को बेताब थे कि आखिर रिया और रोहन अमेरिका क्यों जा रहे हैं। शाम को करीब 5 बजे रिया, रोहन और हितेश एयरपोर्ट पहुंच गए। चेतन उनके साथ अमेरिका नहीं जा रहा था, लेकिन उन्हें छोड़ने एयरपोर्ट पर आ गया था। मिस रिया, आप चाहें तो मुझे कान में चुपके से बता सकती हैं कि आप अमेरिका क्यों जा रहे हैं। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। चेतन ने मजाक में रिया से कहा। इस पर रिया बोली, बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम टेंशन मत लो। जब हम अमेरिका जाएंगे तो तुम्हें वहां जाने की वजह लाइव दिखा देंगे। ये सुनकर चेतन का इंटरेस्ट और भी बढ़ गया। उधर रोहन और हितेश के कान भी खड़े हो गए कि आखिर रिया अमेरिका में ऐसा भी क्या करने वाली है। खैर, रिया का ये सस्पेंस अभी भी सस्पेंस ही बना हुआ था। चेतन, तुम मयंक पर नजर रखना और हमें रिपोर्ट करते रहना कि वो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। रोहन ने जाने से पहले चेतन को फिर से उसका काम याद दिलाते हुए कहा। तुम टेंशन मत लो रोहन, मैं सब संभाल लूंगा। वैसे भी तुम दोनों यहां नहीं रहोगे, तो मुझे नहीं लगता कि मयंक तुम्हारे लौटने तक कोई बड़ी चाल चलेगा। और यदि उसने ऐसा कुछ करना चाहा, तो मैं अकेला ही काफी हूं उसे रोकने के लिए। चेतन ने सीना चौड़ा करके कहा। इस पर रोहन बोला, मैं जानता हूं कि तुम मयंक को संभाल लोगे। मुझे उसकी इतनी टेंशन नहीं है जितनी उस अन्ना की है, जो अपने बॉस से मयंक को मदद दिलवाने वाला है। अभी हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं। वो कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये भी हमें नहीं पता है। इसलिए हमें एक्स्ट्रा सावधान रहना होगा। जवाब में चेतन बोला, ठीक है, मैं अलर्ट रहूंगा। कुछ भी पता चलता है तो सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। इस पर रोहन ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और चेतन को अलविदा कहकर एयरपोर्ट के अंदर चला गया। रिया और हितेश भी चेतन से बाय बोलकर रोहन के पीछे चल पड़े। जल्द रोहन, रिया और हितेश सिंगापुर से न्यूयॉर्क जा रही फ्लाइट में बैठ गए। फिर जैसे ही फ्लाइट ने उड़ान भरी, रिया खुश होकर बोली, वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। इस पर रोहन बोला, एंड आई एम सो कंफ्यूज्ड। पता नहीं अमेरिका में क्या होगा। ये सुनकर रिया हंस पड़ी। डोंट वरी, जो भी होगा अच्छा ही होगा, और देखना वहां जाकर तुम्हें मुझ पर नाज होगा। रिया रोहन का हाथ पकड़ते हुए बोली। इस पर रोहन के मन की जिज्ञासा और बढ़ गई कि आखिर वहां जाने पर क्या होगा। हालांकि अब ये राज खुलने में बस कुछ ही घंटे बाकी थे। सिंगापुर से अमेरिका की फ्लाइट काफी लंबी थी। ऐसे में हितेश खर्राटे लेते हुए सो गया, जबकि रोहन और रिया एक दूसरे से बातें करने लगे। तो न्यू जॉब कैसी चल रही है तुम्हारी? रिया ने पूछा। सही चल रही है, रोहन ने जवाब दिया। कोई नए दोस्त बने वहां? रिया ने जानना चाहा। फिलहाल तो कोई खास नहीं, रोहन ने कहा। फिर रिया कुछ देर चुप हो गई और रोहन को ध्यान से देखने लगी। अपनी नई जॉब पर मुझे मिस करते हो? रिया ने अचानक से रोहन पर सवाल दाग दिया, जिसे सुनकर रोहन को समझ में नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। रोहन को सोच में डूबा देखकर रिया बोली, चलो तुम्हारे लिए सवाल थोड़ा आसान कर देती हूं। तुम्हें कौन सी जॉब ज्यादा अच्छी लगती है? मेरे साथ रहते हुए मुझे प्रोटेक्ट करना, या मुझसे दूर रहते हुए वो नाइट क्लब वाली? अब रोहन फंस चुका था। वैसे तो वो अपनी फीलिंग्स ज्यादा किसी के साथ शेयर नहीं करता है, लेकिन इस बार उसे ना चाहते हुए भी सच्चाई रिया को बतानी थी। सच कहूं तो जब तुम्हारे साथ होता हूं, तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूं, तो मन को तसल्ली मिलती है। वहीं वो नाइट क्लब वाली जॉब में मन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है। रोहन ने आखिर अपने अंदर के जज्बात बाहर निकाल ही दिए। ये सुनकर रिया खुश हो गई। वो समझ गई कि रोहन कहना तो यही चाहता है कि उसे मेरा साथ अच्छा लगता है, लेकिन खुलकर कह नहीं पा रहा है। वैसे देखा जाए तो रोहन ने ये दोनों ही जॉब एक खास मकसद से स्टार्ट की थी। वो रिया का बॉडीगार्ड इसलिए बना क्योंकि उसे आहूजा पर अपने दादाजी के कातिल होने का शक था।
वहीं नाइट क्लब में उसने जॉब अपने दादाजी के असली कातिल बिग बुल तक पहुंचने के लिए स्टार्ट की। लेकिन इन दोनों ही जॉब के दौरान उसका दो खास लोगों के साथ एक खास बॉन्ड सा बंध गया। पहला बॉन्ड रिया के साथ, तो दूसरा ध्रुव के साथ। जो रोहन पहले कभी जज्बाती नहीं होता था, कभी किसी की कोई खास परवाह नहीं करता था, अब वो एक लड़की और एक बच्चे को लेकर थोड़ा इमोशनल और जज्बाती हो गया था। ये दोनों जॉब उसे काफी हद तक बदल रही थी। हालांकि इन सब के बावजूद रोहन अपना मकसद नहीं भूला था। वो अपने दादाजी के कातिल और अपने माता पिता दोनों तक पहुंचना चाहता था और अमेरिका जाकर उसे अपने मॉम डैड से जुड़ा एक बड़ा क्लू मिल सकता था। बस उसे उस ब्लू लॉकेट वाले शख्स को खोजना था। रोहन के दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी कि तभी रिया ने उस पर एक और सवाल दाग दिया। रोहन, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? ये सवाल सुनकर रोहन नर्वस हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि वो इसका जवाब कैसे दे। मेरे ख्याल से हमें अब सो जाना चाहिए। सफर बहुत लंबा है और फिर कल सुबह जब हम अमेरिका पहुंचेंगे तो तुम्हारा वो सरप्राइज भी तो देखना है। पता चला इधर तुम सरप्राइज दिखा रही हो और इधर मैं खर्राटे लेकर सो रहा हूं। रोहन ने फौरन रिया के सवाल को घुमाते हुए टॉपिक चेंज किया। रिया भी ये बात समझ गई, इसलिए उसने रोहन को जवाब देने के लिए फोर्स नहीं किया। दरअसल रोहन खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं जानता था। पिछले कुछ दिनों से रिया को प्रोटेक्ट करते करते उसे भी रिया की आदत हो गई थी। रिया की कंपनी उसे अच्छी लगने लगी थी, लेकिन वो रिया को उस तरह से चाहता है या नहीं, इसे लेकर उसका दिल और दिमाग दोनों कंफ्यूज थे। फिलहाल तो रोहन की आंखों ने जवाब दे दिया था और वो नींद की करवटें लेने लगा था, जिसके चलते जल्द रोहन सो गया। वहीं रिया भी सोए हुए रोहन को कुछ देर निहारने के बाद उसके कंधे पर अपना सर रखकर सो गई। अगली सुबह फ्लाइट अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में लैंड हुई, जहां कदम रखते ही रिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो ऐसे खुश होकर जल्दी जल्दी कदम आगे बढ़ा रही थी जैसे एक छोटी बच्ची अपने पापा के साथ आइसक्रीम लेने जाते समय चहकते हुए आगे बढ़ती है। तो बताओ अब क्या है तुम्हारा सरप्राइज? रोहन ने अब और इंतजार न करते हुए रिया से पूछा। इस पर रिया बोली, अभी अभी तो अमेरिका में कदम रखा है, इतनी जल्दी क्या है? पहले हम होटल चलते हैं, फ्रेश होते हैं, चेंज करते हैं और फिर सरप्राइज की बात करते हैं। इतना कहते हुए रिया जोर से चिल्लाई, टैक्सी! और कुछ ही देर में एक टैक्सी उनके सामने आकर खड़ी हो गई। फिर रोहन, रिया और हितेश टैक्सी में बैठ गए और होटल की ओर चल पड़े। रास्ते में रिया टैक्सी की विंडो से अपना सर बाहर निकालकर न्यूयॉर्क सिटी का आनंद ले रही थी। इस दौरान रिया के चेहरे पर एक अलग ही खुशी और सुकून दिख रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसके सारे सपने अब सच होने वाले हैं। उधर रोहन भी विंडो के दूसरी साइड से न्यूयॉर्क सिटी को ऑब्जर्व कर रहा था। उसका मन उस ब्लू लॉकेट वाले शख्स में लगा था। वो सोच रहा था कि बस एक बार और वो शख्स दिख जाए तो इस बार उसे हाथ से जाने नहीं दूंगा। कुछ देर बाद टैक्सी न्यूयॉर्क के एक बड़े 5 स्टार होटल के सामने आकर रुक गई। वाओ, हम लोग इस आलीशान होटल में रुकेंगे। हितेश होटल की सुंदरता देखकर भौचक्का रह गया। हाँ, मैंने पहले से हमारे लिए स्वीट बुक कर लिया था। रिया टैक्सी से बाहर निकलते हुए बोली, वैसे इतना खर्च करने की क्या जरूरत थी? वैसे ही अहोजा कॉरपोरेशन अभी कोई खास प्रॉफिट नहीं कमा रहा है। कोई छोटा मोटा होटल भी बुक करती तो भी चल जाता। रोहन ने कंसर्न जताते हुए पूछा। इस पर रिया बोली, डोंट वरी, इसके पैसे अहोजा कॉरपोरेशन से नहीं आए हैं, ये मेरी खुद की कमाई के हैं और आने वाले दिनों में मैं और भी ज्यादा कमाने वाली हूं। ये सुनकर रोहन हैरान और कंफ्यूज हो गया। मतलब? रोहन ने पूछा। एक बार मेरा सरप्राइज देखोगे तो तुम्हारे सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। रिया होटल के अंदर घुसते हुए बोली। तो क्या आपका सरप्राइज इस होटल के अंदर है? हितेश ने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। इस पर रिया हंसने लगी और बोली, नहीं हितेश, यहां तो हम सिर्फ रुकने आए हैं। सरप्राइज तुम्हें कल पता चलेगा। इतना कहकर रिया रिसेप्शन एरिया पर गई और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके
अपने स्वीट की चाबी ले ली। ये एक लग्जूरियस स्वीट था जिसमें 2 बेडरूम भी थे। पहले बेडरूम में रिया ने अपना सामान रख दिया तो दूसरे में रोहन और हितेश ने डेरा जमा लिया। स्वीट तो काफी शानदार है, ऐसा मन कर रहा है सिंगापुर छोड़कर हमेशा के लिए यहीं बस जाऊं। हितेश ने नर्म मुलायम सोफे पर पसरते हुए कहा। वैसे तुम्हारा सरप्राइज तो कल है, फिर आज हम लोग क्या करेंगे? रोहन ने पूछा। इस पर रिया बोली, अब न्यूयॉर्क आए ही हैं तो इस शहर में भी थोड़ा घूम लेते हैं। मुझे आपका ये आइडिया पसंद आया मिस रिया। सोफे पर पसरा हुआ हितेश बोला। ठीक है तो चलते हैं घूमने। रोहन ने भी रिया के प्लान से सहमति जताई। वैसे रोहन का एक लालच यह भी था कि शायद बाहर भीड़ भाड़ वाली जगह में निकलें तो उसे वो ब्लू लॉकेट वाला शख्स ही दिख जाए। हालांकि इतने बड़े शहर में उसके मिलने के चांस बहुत कम थे, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो बस रोहन को भी उसके मिलने की थोड़ी बहुत उम्मीद जरूर थी। आखिर इसी उम्मीद के चलते तो वो अपने मॉम डैड को ढूंढने मुंबई से सिंगापुर तक आ गया। कुछ देर में फ्रेश होकर और कपड़े चेंज करके रोहन और हितेश बाहर जाने को रेडी हो गए। हालांकि रिया को सजने संवरने में कुछ ज्यादा ही वक्त लग रहा था। यार ये लड़कियां हमेशा इतना टाइम क्यों लगाती हैं? हितेश बेसब्र होते हुए बोला। क्योंकि हम लड़कियां तुम लड़कों की तरह तैयार होने के नाम पर सिर्फ बालों में कंघी नहीं मारती हैं, बल्कि और भी बहुत कुछ करती हैं। रिया अंदर से बाहर आते हुए बोली। रिया ने आज ब्लैक बॉडीकॉन मिनी स्कर्ट और हाफ स्लीव्स ब्लैक टॉप पहना था। इसमें वो कमाल की लग रही थी। रिया की सुंदरता देखकर हितेश भी खुद को रोक नहीं पाया और बोला, मानना पड़ेगा मिस रिया, आपने तैयार होने में जो टाइम लगाया था वो टोटली वर्थ इट था। आप आज बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू हितेश, रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर रिया रोहन की ओर देखकर बोली, रोहन क्या तुम्हें भी कुछ कहना है? मैं कैसी लग रही हूं आज? ये सुनकर रोहन थोड़ा नर्वस हो गया। हाँ रोहन बताओ, तुम्हें रिया कैसी लग रही है? हितेश ने बीच में रोहन को छेड़ते हुए कहा। इस पर रोहन ने रिया को मुश्किल से 2 सेकंड के लिए देखा और फिर उस पर से नजरें हटाते हुए बोला, हाँ अच्छी लग रही हो। बस अच्छी? और कुछ नहीं बोलोगे? इतनी मेहनत से तैयार हुई और तुम बस एक लाइन में तारीफ करके निपट रहे हो। रिया ने रोहन को छेड़ते हुए कहा। वो भी जानती थी कि रोहन इन सब चीजों में कच्चा खिलाड़ी है और रिया को देखकर नर्वस हो रहा है। इस पर रोहन बोला, बहुत अच्छी लग रही हो। अब खुश? हाँ बहुत खुश, रिया हंसते हुए बोली। उधर हितेश भी हंसने लगा। रोहन भी समझ गया कि रिया और हितेश उसके मजे ले रहे हैं। ऐसे में इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए वो फौरन होटल से बाहर निकल गया। ये देखकर रिया और हितेश भी उसके पीछे चल पड़े। फिर सभी न्यूयॉर्क में घूमने लगे। घूमते घूमते सूरज ढलने लगा। ऐसे में सनसेट देखने सभी ब्रुकलिन ब्रिज आ गए। समुद्र के ऊपर बना यह विशाल ब्रिज सूरज की ढलती रोशनी में बड़ा प्यारा लग रहा था। यहाँ की सुंदरता देखकर रिया एक्साइटेड हो गई और ब्रिज के किनारे खड़े होकर सनसेट को निहारने लगी। तभी वहां अचानक एक तेज रफ्तार से बाइक आई और उस पर बैठे शख्स ने रिया को धक्का दे दिया। इससे रिया ब्रिज के नीचे गिरने लगी और जोर से चिल्लाई, रोहन! अब क्या होगा आगे? क्या यही है रिया का अंत? और कौन था वो बाइक राइडर जिसने रिया को धक्का दिया? इस सिचुएशन में रोहन क्या करेगा? जानने के लिए सुनिए सीक्रेट मिलेनियर का अगला एपिसोड।